साथियों नमस्कार। जन सरोकार मंच के कविता जब बोलती है कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं जन सरोकार मंच की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। साथियों, कविता गहरी अनुभूतियों और कल्पनाओं का स्वरूप होती है। जन सरोकार मंच समय समय पर देश के तमाम कवियों की गहरी अनुभूतियों और कल्पनाओं से हमें अभिभूत कराने का एक सशक्त माध्यम है। समय पीछे ले जाना अगर होता मुमकिन, कुछ लम्हात गुनती मैं पुनः, कई अबोलों को पैरहन देती शब्दों की। मन को छू लेने वाली ये सुंदर लाइनें हैं हमारी आज की मेहमान शिरीन भावसार की। शिरीन जी, वक्त को पीछे ले जाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कई अबोलों को शब्दों के माध्यम से ना सही पर भावों के माध्यम से हम पैरहन पहना सकते हैं और ये काम आपकी कविताएं बखूबी कर रही हैं। मुझे इस संदर्भ में हफीज जौनपुरी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि गया जो हाथ से वो वक्त फिर नहीं आता, कहाँ उम्मीद के फिर दिन फिरे हमारे अब। साथियों, मैं आज की मेहमान शिरीन जी का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ूंगी, उसके बाद वे आप सबको अपनी कविताएं सुनाएंगी। शिरीन भावसार जी का जन्म नवंबर 1975 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। अगर हम उनकी शिक्षा की बात करें तो एमएससी वनस्पति विज्ञान पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ से उन्होंने किया है। कविताएं, गजल, लघु कथा, कहानी, संस्मरण इन विधाओं में लेखन करती हैं। साझा संग्रहों में कविताएं, कहानियां प्रकाशित हैं। साथ ही कविताओं का आकाशवाणी से प्रसारण भी हुआ है। शिरीन जी की कई कविताओं का गुजराती और मराठी में अनुवाद भी हुआ है। किस्सा कोथा, विश्वगाथा, मधुमती, कलम हस्ताक्षर आदि पत्रिकाओं में तथा अमर उजाला, लोकगंज, मधुरिमा आदि अखबारों में रचनाएं प्रकाशित हैं। चौथी दुनिया प्रतिलिपि, मातृभारती, अंतरा शब्द शक्ति.com, हिंदी नामा, हिंदी रक्षक.com, मातृभाषा.com आदि डिजिटल माध्यमों पर भी रचनाएं प्रकाशित हैं। शिरीन जी का एकांत का एक तारा नामक एक काव्य संग्रह भी है जो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से प्रकाशित है। वही हम अगर पुरस्कारों की बात करें तो शिरीन जी को कविताओं के लिए सीहोर साहित्य सम्मान, अंतरा शब्द शक्ति सम्मान भी मिल चुका है। अब मैं बड़े आदर के साथ शिरीन जी को अपनी कविताओं का पाठ करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है आपका शिरीन जी। बहुत बहुत धन्यवाद शालू जी। सबसे पहले तो मैं जन सरोकार मंच के इस प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल पर जो मुझे कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया गया है और मंच साझा करने का जो अवसर दिया गया है उसके लिए जन सरोकार मंच की पूरी टीम का और शालू जी आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साहित्य और समाज के सरोकारों को समर्पित इस मंच से जुड़ना मेरे लिए बहुत ही सुखद और गौरवपूर्ण है। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता पाठ से पहले मैं कुछ थोड़ी सी बात रखना चाहूंगी। रोज ही लड़ती हूँ जी, धन्यवाद। रोज ही लड़ती हूँ मैं साथ इन अल्फाजों के, रोज ही लड़ती हूँ मैं साथ इन अल्फाजों के, कभी मैं इनमें नहीं समाती, कभी ये मुझ में नहीं समाते। वाह, क्या बात है। हमारे आसपास की स्थितियां, परिस्थितियां और जो परिवेश होता है, सामाजिक
पारिवारिक वगैरह जो भी वो सब जो हम लोग देखते हैं, उनके प्रति हम लोग संवेदनहीन नहीं हो पाते हैं और कई बार जो है अपने भावों को व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं। तो उसमें जो ये कलम होती है, हमारी जो कविताएँ हैं, कहानियाँ हैं, वो एक सशक्त माध्यम होती है कि हम उन्हें उस रूप में एक मतलब प्रस्तुत कर सकें, लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकें। और जो कुछ भी हम देखते हैं या कुछ चीज़ का विरोध चाहते हैं या अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है। तो एक ये कविताएँ लिखना मेरा इसी तरफ एक छोटा-सा प्रयास है कि हो सकता है मेरी कोई बात कहीं किसी तक पहुँच सके और उनके स्वर में मेरा स्वर जुड़ सके। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं शुरू करूँगी कविताएँ। तो मैं जो पंक्तियाँ आपने पढ़ी थी उससे ही शुरू करती हूँ। ये कविता है, ये उस चीज़ को समर्पित है जो हमारी मानसिक कंडीशनिंग की गई है महिलाओं की कि आपको मतलब एक पैमाने तय किए गए हैं कि आपको उनके भीतर ही चलना है। बहुत कई सदियों से चीज़ें चली आ रही हैं और वो हमारे माइंड में इस तरह से फिक्स है कि हम चाह कर भी सब चीज़ ओपन होते हुए भी हम उससे बाहर नहीं निकल पाते कई चीज़। तो उसको लेकर मैंने कुछ पंक्तियाँ गुनी हैं। कविता का शीर्षक होता है गर होता मुमकिन। समय पीछे ले जाना अगर होता मुमकिन, समय पीछे ले जाना अगर होता मुमकिन, कुछ लम्हात गुनती मैं पुनः, कहीं अबोलों को पैरहन देती शब्दों की। कुछ बेड़ियां जो गड़ी गई थी, उन्हें प्रहार एक तीक्ष्ण देती। देखने से पहले कोई ख्वाब, देखने से पहले कोई ख्वाब अस्तित्व पिंजरे का नकारती। विलुप्त पगडंडियों को मुकम्मल रास्ता करती। झुकाने से पहले झुकाने से पहले सर उठाना सीखती। समय पीछे ले जाना गर होता मुमकिन, कायदों को मैं पुनः पुनः रचती। कायदों को मैं पुनः पुनः रचती। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। अगली कविता मैं लेना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है मंजिलें। मंजिलें इंतजार करती हैं, मंजिलें इंतजार करती हैं, बरसों बरस नींव के पत्थर की भांति अडिग रहती है। सराय की मानिंद कभी बाहें पसारे स्वागत को आतुर, कभी आगंतुक के पलायन को स्वीकारती। कई कारवां गुजरते हैं, कई कारवां गुजरते हैं, ठहरते हैं, छूते हैं, खुशियां महसूसते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, पुनः एक नई मंजिल गढ़ते हैं। पीछे छोड़ी गई मंजिलों के हिस्से फिर एक इंतजार लिख जाते हैं। यादों और लम्हों की निशानियों को वक्त की गर्द से लीप पोत कर मिटाती मंजिल दुखती तो होगी। किसी का भी गुजर जाना, किसी का भी गुजर जाना महज एक घटना भी तो नहीं। बढ़िया बढ़िया। अगली कविता है दबाव। मन के अंधियारे में, मन के अंधियारे में पगडंडी की तलाश दुरूह लगती है। मन के अंधियारे में पगडंडी की तलाश दुरूह लगती है। कदम लड़खड़ाते हैं, ठोकरें लगती है, कांटे चुभते हैं। पगथलियों के लहूलुहान हो जाने का डर, पगथलियों के लहूलुहान हो जाने का डर कई बार कदम रोक लेता है। हर डर निर्मित करता है मन में एक नई और अपेक्षाकृत गहरी कोटर। हर कोठर के अपने दबाव बिंदु होते हैं, हर कोठर के अपने दबाव बिंदु होते हैं जो समय असमय मन के साथ मस्तिष्क पर भी आघात करते हैं। दबाव से उपजी खीज और छटपटाहट, राह न खोज पाने की बेचैनी लड़खड़ाते मन को कई बार निराशा का दामन थमा देती है और आशा गहन अंधियार के आवरण में विलोप हो जाती है, विलोप हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी धन्यवाद। कविताएं सुना रही हैं आप। अगली कविता का शीर्षक है निश्चय। ये कविता है जी। काफी पसंद की जाती है। कविता का शीर्षक शीर्षक है कैसे? निश्चय। निश्चय, ओके। निश्चय, जी जी।
तितलियां बहुत पसंद थी उसे, तितलियां बहुत पसंद थी उसे, उसकी ही तरह सुंदर, उतनी ही कोमल, फुदकती रहती वह उनके पीछे। माँ से अक्सर पूछ बैठती, तितली पास क्यों नहीं आती, वह इतना डरती क्यों है, इनके रंग इतने कच्चे क्यों होते हैं। प्रश्नों से उदास हो माँ, प्रश्नों से उदास हो माँ, न जाने क्या याद कर, दर्द से नम आंखों को आंचल से पोंछ लेती, अपनी लाडों से कहती, तू तितली ना बनना मेरी बच्ची, तू तितली न बनना मेरी बच्ची। असमंजस में डूबी वह, असमंजस में डूबी वह विस्मय से माँ को देखती, तुनक कर कहती, क्यों, और फिर रम जाती, हाथों को पंखों सा फैलाए अपने खेल में। समय के साथ, समय के साथ बहुत जल्द जान लिया उसने कि क्यों छू लेने पर डर जाती है और दबोच लिए जाने पर रंगहीन हो जाती है तितलियां, कि क्यों छू लेने पर डर जाती है और दबोच लिए जाने पर रंगहीन हो जाती है तितलियां। अब मधुमक्खियां पसंद आने लगी है उसे, अब मधुमक्खियां पसंद आने लगी है उसे। अगली कविता का शीर्षक है प्रयास। बावजूद अनेक प्रयासों के, बावजूद अनेक प्रयासों के परिभाषाएं कभी कंठस्थ न हुई, बावजूद अनेक प्रयासों के परिभाषाएं कभी कंठस्थ न हुई। ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि असहमति थी सिद्धांतों से या कमजोर विद्यार्थी रही, मगर वक्त जरूरत, तर्क की कसौटी पर अक्सर ही उन्हें ढहते पाया, फिर ढो पाना संभव ही न हुआ। परिस्थितियां गढ़वाती रही नई परिभाषाएं, परिस्थितियां गढ़वाती रही नई परिभाषाएं, सिद्धांत स्वयं ही बनाए गई, मनवाने के लिए उन्हें फिर, मनवाने के लिए उन्हें फिर किसी से कोई आग्रह नहीं किया और न कोई विवेचना ही की गई। छोड़ दिया, छोड़ दिया वक्त के हाथों हर पड़ाव और मंजिल के साथ उन्हें थोड़ा परिवर्तित हो जाने के लिए, उन्हें थोड़ा परिवर्तित हो जाने के लिए। बहुत सुंदर। शुक्रिया। अगली कविता का शीर्षक है वक्त। मिलकर तुमसे, मिलकर तुमसे मैंने चाहा था, मिलकर तुमसे मैंने चाहा था, वक्त को मुट्ठी में बांध लूं, और कस कर मुट्ठी बांध भी ली मैंने। भूल गई थी, भूल गई थी कि वक्त रेत होता है और थम कर तपने लगता है। विवशता में तपन की, विवशता में तपन की मुट्ठी खोल दी मैंने। नहीं जानती थी, नहीं जानती थी साथ रेत के धीरे धीरे तुम भी बह जाओगे। बह जाना पसंद था अगर तुम्हें, बह जाना पसंद था अगर तुम्हें, फिर क्यों बंधनों की नींव में रोपित अविचल चट्टान कर दिया मुझे। चली आई थी मैं तो, चली आई थी मैं तो बढ़कर तुम्हारी ओर, समाहित हो जाने के लिए तुम में, तुम्हारे साथ बहने, हर एहसास को साथ महसूस करने के लिए। मगर तुम, मगर तुम बहते ही चले गए और लौटते भी हो तो कभी उद्विग्न तो कभी प्रेम से सराबोर लहरें बनकर, क्षणिक आवेशित। भीग भी तो नहीं पाती मैं, भीग भी तो नहीं पाती मैं, और तुम बह जाते हो पुनः पुनः नया गंतव्य तलाशने। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जी शुक्रिया।
अगली कविता का शीर्षक है प्रतीक्षा। क्या कभी हम शब्दों की वेदनाओं, संवेदनाओं को पढ़ पाएंगे? क्या कभी हम शब्दों की वेदनाओं, संवेदनाओं को पढ़ पाएंगे, जी पाएंगे उन्हें कभी? क्या उनमें छुपे एहसासों में उतर पाएंगे? शायद शब्दों में ही कमी रह जाती होगी कभी, जो छू नहीं पाते हमें कहीं। सुना था कि मौन मुखर होता है, अनकहा, अनछुआ भी समझा जाता है। दामन थाम कर भी देखा मौन का, दामन थाम कर भी देखा मौन का, किंतु प्रति उत्तर में गूंज थी स्वयं के ही मौन की। संवेदनाएं नियमों के अनुगामिनी नहीं होती, संवेदनाएं नियमों की अनुगामिनी नहीं होती, जीवन मात्र एक दर्शन भी तो नहीं। फिर आदर्श स्थापित करने का माध्यम क्यों बना लिया जाता है इसे? समय के साथ सरलता इतनी जटिल क्यों होती जाती है, जिसे बनाए रखना दुष्कर हो जाता है? या हमने स्वयं को जटिलताओं का अभ्यस्त बना लिया है, इतना कि सरलता ग्राही ही नहीं रह गई। शब्दों के, आदर्शों के, अपेक्षाओं के, महत्वाकांक्षाओं के और मौन के कितने ही पर्दे लगाकर सब कुछ कितना धुंधला कर बैठे हैं हम, और इस धुंध में ही सब कुछ समझना और समझा देना चाहते हैं। भूल जाते हैं कि ये पर्दे हमने ही लगा रखे हैं। पर्दों की इन अपारदर्शिता में खो जाती है संवेदनाएं, तब शब्द और मौन दोनों ही निरर्थक हो जाते हैं, जो गूंजते हैं प्रतिध्वनि की प्रतीक्षा में, शून्य में, निरंतर। बहुत बढ़िया। जी शुक्रिया। अगली कविता का शीर्षक है बिंदु। केंद्र बिंदु बन परिधि खींच लेना सदैव ही आसान लगा तुम्हें। केंद्र बिंदु बन परिधि खींच लेना सदैव ही आसान लगा तुम्हें। इन परिधियों ने कई बार अजनबी बनाया मुझे। बस एक और बिंदु ही तो बन जाना चाहा था। बिंदु से बिंदु जोड़ कुछ रेखाएं बनाऊं, वृत्त से इतर कुछ ज्यामितियां बनाऊं। क्यों प्रमेय में मान लो वाला ही स्थान दे पाए? नकार कर अस्तित्व क्या तुम्हारा सिद्ध होना इतना आवश्यक था? नकार कर अस्तित्व क्या तुम्हारा सिद्ध होना इतना आवश्यक था? सुनो, रेखा का समतल हो जाना समापन ही तो है भावनाओं का, जीवन का। अगली कविता है अवरुद्धता। अवरुद्ध हो जाती है कलम, स्याही जम जाती है। अवरुद्ध हो जाती है कलम, स्याही जम जाती है। शुष्क बर्फ के मानिंद कुछ शब्द बहते नहीं, कुछ शब्द बहते नहीं, स्थिर हो जाते हैं नदी की चट्टान की भांति गतिहीन। हर बहाव, हर भाव ठहरता है वहीं कुछ वक्त के विराम पर। ठहराव मंथित करता है विचारों को, आत्मबल को, जीवन दर्शन को। कई बार अवरुद्धता सकारात्मकता दर्शाती है, नए दृष्टिकोण का उद्गम करती है। उसी प्रकार जैसे सूर्य से तपित हो ग्लेशियर भी प्रवाहमान हो जाते हैं, उस नदी के जल की भांति जो स्थिर चट्टान से टकराती है, कुछ पल ठहरती है, बिखरती है, अवरुद्ध होती है और पुनः राह तलाश प्रवाहित हो जाती है। अवरुद्धता समापन नहीं, पुनरुद्गमन है विचारों का, जीवन दर्शन का। बहुत बढ़िया। शुक्रिया शालू जी। अगली कविता मैं लूंगी 19 मिनट में। ईश्वर चुप है।
भगवान को लोग पूजते हैं और मतलब चढ़ावा वगैरह चढ़ाते हैं, तो ये सब एक हमारे जो पुराने लोग थे उनके द्वारा ये बनाए गए थे सिस्टम्स कि हमारी आस्था भक्ति और एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव बना रहे हैं। लेकिन आजकल के समय में जो है वो स्वार्थ पूर्ति का माध्यम इसको बना दिया गया है। तो एक उसको लेकर मैंने एक कविता लिखी थी। ईश्वर चुप है, मन मस्तिष्क में श्रद्धा भक्ति विश्वास अंधविश्वास के साथ, मन मस्तिष्क में श्रद्धा भक्ति विश्वास अंधविश्वास के साथ एक ईश्वर काबिज कर दिया गया। गलत कार्यों को पापों की गिनती में, गलत कार्यों को पापों की गिनती में, सत् कार्यों को पुण्यों की गिनती में रखकर मन में थोड़ा सा भय उपजाकर जीवन में संतुलन बनाया गया। बढ़ते लालच ने ईश्वर को पाप मुक्ति का मार्ग बना दिया। बढ़ते लालच ने ईश्वर को पाप मूर्ति का मार्ग बना दिया। कर्मों से उठाकर उन्हें बड़े बड़े मंदिरों में स्वर्ण सिंहासनों पर प्रतिष्ठित कर दिया। अब लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। अब लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब वे कर्मों से नहीं, धन से स्वयं ही अपने पाप पुण्यों का हिसाब किताब कर जाते हैं। अब वे कर्मों से नहीं, धन से स्वयं ही अपने पाप पुण्यों का हिसाब किताब कर जाते हैं। मन बंजर हो गए हैं, भव्य मंदिरों में कैद ईश्वर, भव्य मंदिरों में कैद ईश्वर अब चुप है। बहुत बढ़िया, बढ़िया। धन्यवाद। बस एक अंतिम कि मैं कविताएं क्यों लिखती हूँ उसको लेकर। कविता का शीर्षक है अधूरापन। पूरा नहीं होना चाहती मैं, पूरा नहीं होना चाहती मैं, पूरा हो जाना मुझ में बेचैनी जगाता है। एक झुंझलाहट, एक खौफ, एक घुटन जगाता है। फिर तलाशने लगती हूँ मैं, फिर तलाशने लगती हूँ मैं कुछ अधूरा जिसमें मैं उलझी रहूं, कुछ ढूंढती रहूं, नित नए जतन करूं अधूरे के सिरे ढूंढने का। कुछ अधूरा मुझे असीमित कल्पनाएं देता है, कुछ अधूरा मुझे असीमित कल्पनाएं देता है, मेरी सोच को विस्तृत आकाश देता है और शब्दों को संवारने की वजह भी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। शिरीन जी, आपने कविताओं का एक गुलदस्ता प्रस्तुत किया है, जिसमें निश्चय कविता जो है वो आज के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। और ये कितने अफसोस की बात है कि आज तितलियों की जगह हमें मधुमक्खियां पसंद आने लगी हैं। ये आज की पीढ़ी अगली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक है। वहीं पर आपने वक्त की वाली कविता, जो वक्त शीर्षक से जो कविता है, उसमें आपने प्रेम को पनाह दी और प्रतीक्षा में शब्दों की वेदना का जो आपने वो किया, बहुत ही सुंदर कविताएं आपने प्रस्तुत की। और अभी जो लास्ट वाली कविता में आपने अधूरेपन की बात की, मुझे लगता है अधूरा होना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पूरे होने पे आकांक्षाएं खत्म हो जाती हैं। फिर हमारा जो कल्पनाओं का एक वो होता है वो मर जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर कविताएं सुनाई। तो जन सरोकार मंच की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद। जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यह अवसर प्रदान किया और कविताएं सामने रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।